भारत, जो एक ऐतिहासिक धरोहर के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भारत के क्षेत्र भूमि में अनेक राजवंशों ने अपने अपने काल क्षेत्र में अनेक तरह के योगदान दिए हैं। चोल साम्राज्य से लेकर के मौर्य, गुप्त और भी बहुत सारे ऐसे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, बहुत सारे राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया और भारत को पूरे विश्व स्तर पर एक प्रसिद्धि दिलाई है। लेकिन कुछ ऐसे घटनाओं को देखा गया जहाँ पर हमारे एक ऐतिहासिक धरोहर पर किसी की नज़र लग गई, यानी कि अंग्रेज़ों का, विदेशियों का यहाँ हमारे देश में आगमन। जैसे ही बाहरी जितने भी डच, अंग्रेज़, फ्रांसीसी, ये सभी भारत में प्रवेश करते हैं, भारत के पूरे ऐतिहासिक धरोहरों की क्षति करने को लेकर के पूरे तरीके से यहाँ पर आ चुके थे। भारत के पूरे ऐतिहासिक धरोहरों को तहस नहस करने में अपनी पूरी भूमिका को अदा किया है। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिसे नष्ट कर दिए और ऐतिहासिक धरोहरों को विदेशों में वापस ले गए। अब धीरे धीरे भारत अपने सारे जितने भी ऐतिहासिक धरोहर है या फिर जितने भी अपने विश्व प्रसिद्ध या फिर कह सकते हैं हमारे देश के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण धातुओं को अब धीरे धीरे वापस अपने देश में लाने के लिए यहाँ पर प्रयास कर रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर देखने को आया है जहाँ नीदरलैंड से भी एक हमारे चोलकालीन कुछ कॉपर्स के प्लेट को यहाँ पर भारत में वापस लाया जा रहा है। नीदरलैंड भारत के यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोलकालीन सभ्यता से जुड़े हुए कुछ कॉपर्स प्लेट को यहाँ पर लौटा रहे हैं। ये एक ऐसी खबर हमारे सामने आई है जहाँ पर हम अपने जो ऐतिहासिक धरोहर है उसे फिर से पुनः अपने देश में वापस यहाँ पर स्थापित करने वाले हैं, जो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे सफलता है। साथ में यहाँ पर नीदरलैंड और भारत के बीच में संबंध जो है वो भी बेहतर हो पाएंगे, क्योंकि इस अभी का जो समय है, वर्तमान स्थिति में भारत और नीदरलैंड के बीच में ऐतिहासिक रूप से या फिर वर्तमान में व्यापारिक रूप से देखा जाए तो बहुत ही संबंध जो है वो अभी बेहतर है। खबरों में जैसे कि नीदरलैंड ने प्रधानमंत्री मोदी को चोलकालीन तांबे की प्लेटें लौटाई है। ये जो हमारे चोलकालीन तांबे की प्लेट है, ये हमारे देश के लिए, हमारे भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए एक ऐसी सफलता का कारक है जो अपने प्राचीन सभ्यताओं को उजागर करने में सहायता यहाँ पर दे रहा है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ये केवल चोलकालीन धातु की पट्टिका नहीं है, बल्कि ये हमारे भारत के समुद्री साम्राज्य, भारत के प्रशासन, धर्म, कला और संस्कृति का एक दस्तावेज है। इसे हम लीडेन प्लेट्स भी कहते हैं। चोलकालीन तांबे की प्लेट जैसे कि यहाँ पे खबरों में आई है, आखिर में ये क्या है? 11वीं शताब्दी की तांबे की प्लेट है जिसमें तमिल और संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इन प्लेटों में संस्कृत और तमिल भाषा में यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों को अंकित किया गया है, जो अब हमारे भारत में वापस आ रहा है, जो कि विदेशों में जितने भी बहरी आक्रमण थे उन लोगों ने भारत से छीन लिया था या फिर भारत से निकाल करके अपने देशों में ले गए थे। भूमिदान, प्रशासनिक आदेश, व्यापारिक गतिविधि, बौद्ध विहार, इन सारे चीज़ों का उल्लेख हमें इस प्लेट के माध्यम से मिलता था। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि राजराज चोल प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम। अभी का ये जो हमारे चोलकालीन कुछ तांबे के यहाँ पे जो पट्टे मिले हैं, प्लेटें मिली है, ये राजराज चोल प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। केवल हिंदुओं तक ये सीमित नहीं था, बल्कि यहाँ पर अनेक धर्मों में भी इसमें कुछ प्रभावों को देखा गया है। 2014 के बाद से भारत को अपने जितने भी कलाकृति है वो वापस यहाँ पे मिल रहा है। जैसे कि 2016 में देवी प्रत्यांगिरा की मूर्ति ऑस्ट्रेलिया भारत को लौटाई थी।
उसी प्रकार 2021 में नटराज की प्रतिमा अमेरिका ने लौटाई थी। 2022 में बौद्ध मूर्तियाँ ऑस्ट्रेलिया ने लौटाई थी। 2023 में यहाँ पे नागराज प्रतिमा को ऑस्ट्रेलिया ने लौटाई थी। उसी प्रकार 2024 में चोलकालीन कांस्य की वस्तु जो थी उसे अमेरिका भारत को सौंपती है। 2025 में सोमस्कंदन प्रतिमा अमेरिका के द्वारा सौंपी जाती है और अभी वर्तमान में 2026 में चोल के तांबे के प्लेट्स को नीदरलैंड के द्वारा भारत को फिर से यहाँ पे वापस मिल रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत अब अपने धीरे धीरे जितने भी ऐतिहासिक धरोहर थे उसे अब अपने देश में फिर से प्राप्त कर रहा है और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जहाँ हम अपने धरोहर को फिर से अपने देश में स्थापित कर रहे हैं। भारत की धरोहर विदेश में कैसे पहुंची? आखिर में ऐसा क्या हुआ था जो इन सारी चीज़ों को भारत से दूसरे देशों में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जैसे कि औपनिवेशिक काल। हम जानते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिश, डच, जितने भी अंग्रेज है, फ्रांसीसी है, इन सारे लोगों ने भारत में बहुत यहाँ पर आकर के हमारे देश के साथ में, इन देश के लोगों के साथ में, यहाँ के ऐतिहासिक धरोहर के साथ में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नष्ट करने को लेकर के अपना यहाँ पे एक तरीके से पूरे तरीके से यहाँ पे प्रयास किया है। ब्रिटिश, डच और यूरोपीय जितने भी यहाँ पर थे, इन सारे लोगों ने भारत से जितने भी महत्वपूर्ण मूर्तियाँ थी उन सारे मूर्तियों को मंदिरों से हटाई। सारे जितने भी शिलालेख थे उन्हें अपने देशों में वापस ले गई और एक निजी संग्रह बनाई जहाँ पे वे इन सारे चीज़ों को स्थापित करके एक तरीके से कह सकते हैं कि ये म्यूजियम बनाते थे जहाँ पर अलग अलग देशों से लोग आ कर के और उन सारे चीज़ों को देखते थे। यानी कि ये भारत की धरोहर को वे अपने देश में ले जा कर के और फिर इन्हीं धरोहरों से अपना यहाँ पे मुनाफा कमाते थे। भारत अपनी धरोहर को अब धीरे धीरे वापस ला रहा है। आखिर में ऐसे क्या क्या अभियान चलाए गए हैं या फिर ऐसी क्या गतिविधि है जिसके द्वारा भारत इस तकनीक में अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, जैसे कि सांस्कृतिक यहाँ पे कूटनीति। भारत अब धीरे धीरे दूसरे देशों के साथ में अपने संबंध को यहाँ पे बेहतर बना रहा है और उसी दौरान अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को पुनः वापस पाने की प्रयास कर रहा है। भारत विदेश नीति यहाँ पर अपनाता है जहाँ पे कल्चरल डिप्लोमेसी को यहाँ पे महत्व दिया जा रहा है और जिसके कारण अपने ऐतिहासिक धरोहरों को वापस लाने का यहाँ पे एक छोटा सा प्रयास किया गया है। उसी प्रकार यूनेस्को कन्वेंशन भी हमारे धरोहर को वापस लाने के लिए यहाँ पे एक अहम भूमिका अदा करता है। 1970 यूनेस्को कन्वेंशन जो है ये अवैध तस्करी रोकने में मदद करता है। साथ में अंतर्राष्ट्रीय समझौते और यहाँ पर देखा जाए तो ASI और इंटरपोल के द्वारा भी यहाँ पर भारत को अपने ऐतिहासिक धरोहरों को पुनः वापस पाने में यहाँ पे प्रयास हो रहा है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन सारे यहाँ पर संगठनों के द्वारा चोरी की गई जितनी भी वस्तु थी उन सारे वस्तुओं की पहचान की जा रही है और फिर उसे भारत में लाया जा रहा है। भारत में लाने का उद्देश्य क्या है? आखिर में सरकार फिर से इन सारे चीज़ों को वापस क्यों ला रही है? जैसे कि सबसे बड़ा कारण है सांस्कृतिक पहचान की वापसी। भारत यहाँ पर अपने जितने भी पहचान है जो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है उन सारे चीज़ों को पुनः वापस पाना चाहता है और अपनी संस्कृति को फिर से पूरे विश्व स्तर पर स्थापित करना चाहता है। ये दर्शाना चाहता है कि हम अपनी संस्कृति को सबसे ऊपर में महत्व देते हैं। औपनिवेशिक अन्याय का सुधार, इन सारे चीज़ों को वापस लाने का सबसे बड़ा कारण है अंग्रेज़ों के द्वारा, जितने भी औपनिवेशिक सत्ता थी उनके द्वारा जो भी अन्याय किया गया था हमारे भारत देश में, तो उनमें सुधार लाना।
यानी कि अपने धरोहर को फिर से वापस लाना और भारत के सॉफ्ट पावर को मजबूत करना। भारत को इन सारे चीज़ों से क्या क्या लाभ होगा? जैसे यहाँ पर इतिहास और शोध को लाभ होगा। जैसे भारत में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, जैसे आर्कोलॉजिकल के बारे में हम लोगों ने बात किया था। इन सारे शोधकर्ताओं को यहाँ पर लाभ होगा, क्योंकि वो अपने देश से जुड़े चीज़ों पर यहाँ पर परीक्षण करेंगे। सांस्कृतिक गौरव बढ़ेगा, लोगों का यहाँ पे पर्यटन बढ़ेगा। हम अपने ऐतिहासिक धरोहरों को वापस ले कर के आएंगे और फिर अपने म्यूजियम में उसे रखेंगे और बाहर से लोग आएंगे भारत में इन सारे चीज़ों को देखने के लिए। और भारत में भी लोग अपनी रुचि के हिसाब से जाएंगे इन सारी चीज़ों को देखने के लिए, जिससे पर्यटन को एक बहुत ही यहाँ पे बड़ा बढ़ावा मिलेगा और रोजगार का एक अवसर शुरू हो सकता है। विदेश नीति में यहाँ पे फ़ायदा होगी। अब हम लोग यहाँ पर चोल सभ्यता के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे चोल सभ्यता से जुड़ी हुई अवशेष आए हैं, तो आखिर में ये चोल सभ्यता है क्या, इनका उदय कब हुआ, अस्त कब हुआ, इन सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कहाँ कहाँ तक इन सभ्यता ने अपने क्षेत्र को बढ़ाया था। जैसे कि सबसे पहला सवाल है, चोल सभ्यता कहाँ था? दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली तमिल राजवंश, यानी कि ये दक्षिण भारत में अपना एक प्रभुत्व स्थापित किया था, जहाँ पर ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के भाग में विस्तृत था। राजधानी की बात किया जाए तो सबसे पहले उरुल में यहाँ पर उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, उसके बाद तंजावुर में, फिर गंगईकोंड चोलपुरम में। चोल सभ्यता के प्रमुख शासकों के बारे में बात किया जाए तो जैसे कि सबसे पहले चोल सभ्यता का यहाँ पर पुनरुत्थान किया जाता है विजयालय के द्वारा। हम लोग जानते हैं चोल सभ्यता में सबसे पहले यहाँ पे अगर कोई शासक है जिन्होंने चोल सभ्यता को यहाँ पे स्थापित किया था तो वो थे विजयालय। 19वीं शताब्दी में पूरे चोल शक्ति को इन्होंने संभाला और तंजावुर पर अधिकार किया था। उनके बाद आते हैं आदित्य प्रथम। ये पल्लवों को पराजित करते हैं और फिर चोल क्षेत्र का विस्तार करते हैं। इनके बाद फिर आते हैं परातंग प्रथम, जिन्होंने पांड्य क्षेत्र तक अपने साम्राज्य को फैलाया था। फिर आते हैं सबसे महान शासक, जिनकी चोल सभ्यता में सबसे अहम भूमिका है और ये सबसे जाने माने हैं, राजराज चोल प्रथम। ये श्रीलंका के बड़े हिस्सों पर विजय करते हैं। उसके बाद फिर विशाल नौसेना का निर्माण करते हैं। इनके शासनकाल में प्रशासनिक सुधार की गई थी और अनेकों मंदिरों का निर्माण कराया गया था। उनमें से है बृहदेश्वर मंदिर, जो कि ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बाद आते हैं इनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम, जिन्होंने बंगाल तक विजय अभियान चलाया। गंगा जल दक्षिण ला करके गंगईकोंड चोलपुरम बसाया था। उसके बाद उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया तक नौसैनिक शक्ति को बढ़ाई थी। चोल प्रशासन की अगर विशेषताओं के बारे में बात किया जाए तो इनकी जो ग्राम सभा है वो सबसे ज़्यादा विकसित थी। जैसे चोल जो प्रशासन थी, इनकी ग्राम सभा को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले ऊर, दूसरा है सभा और तीसरा है नगरम। अगर हम ऊर की बात किया जाए तो ये गांव वालों के लिए सभा थी, जहां पे गांव के निवासी इसमें अपनी सभा के तौर पर उपस्थित रहते थे। सभा जो है ये ब्राह्मणों के लिए था। और फिर नगरम जो है ये व्यापारियों का एक संगठन था, एक सभा था। इस प्रकार से यहाँ पर लोगों के हिसाब से उनकी अलग अलग सभाओं को यहाँ पे सुनिश्चित किया गया था। ऊर सबसे निचला, उसके बाद सभा ब्राह्मणों के लिए और नगरम व्यापारियों के लिए। चोल प्रशासन में राजस्व व्यवस्था भी थी, जैसे कि यहाँ पे भूमि का मापन, कर संग्रह और सिंचाई व्यवस्था, इन सारे चीज़ों को देखा गया। चोल कला की स्थापत्य के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें
द्रविड़ शैली का उत्कर्ष सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहता है। विशाल गोपुरम का निर्माण होता है। ग्रेनाइट पत्थर का मूर्तिकला और कांस्य प्रतिमा का यहाँ पर निर्माण होता है, जैसे कि नटराज के बारे में हम लोगों ने बात किया था। चोल की विश्व धरोहर जैसे कि यहाँ पर बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंडा मंदिर, एतेश्वर मंदिर। इसके साथ में शिक्षा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी ये बहुत ज़्यादा निपुण थे। चोल साम्राज्य का पतन, आखिर में इतनी बड़ी शक्ति जो दक्षिण भारत में फैली हुई थी और इतने बड़े बड़े बृहदेश्वर मंदिर जैसे यहाँ पे मंदिरों का निर्माण कराया था, आखिर में इन सभ्यताओं को कैसे और किस प्रकार इनकी सत्ता से हटाया गया, यानी कि इनका पतन कैसे हुआ। पांड्य शक्ति का उदय, चोल साम्राज्य को उन्हें यहाँ पर एक तरीके से उनका पतन में पांड्य शक्ति का यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। उनके उदय के कारण यहाँ पर उनकी पतन का एक कारण बन जाता है। होयसलों का आक्रमण, उत्तराधिकारी संघर्ष, अत्यधिक सैन्य विस्तार और आर्थिक दबाव, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके वजह से चोल साम्राज्य का पतन हो जाता है। अब हम एक निष्कर्ष की ओर बढ़े हैं, जहाँ पर ये कह सकते हैं कि नीदरलैंड से लौटी चोलकालीन तांबे की प्लेट केवल ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक स्मृति की वापसी है। यह दिखाती है कि भारत केवल आर्थिक सामरिक शक्ति नहीं, बल्कि एक प्राचीन सभ्यता राष्ट्र भी है, जिसकी विरासत विश्व भर में फैली हुई है। यानी कि भारत अपने सभ्यताओं के कारण पूरे विश्व स्तर पर फैला हुआ है। अगर देखा जाए तो अभी भी कुछ ऐसे प्रशिक्षण अभी चल रहे हैं जहाँ पर हमारे धरोहर को फिर से खोजा जा सकता है। अनेक देशों में अभी वो भी मौजूद होगा। धीरे धीरे अब भारत अपने जितने भी धरोहर है उन सारे धरोहरों को वापस अपने देश में फिर से वापस ला सकता है।